वेलकम बैक, दिस इज टुडेज विट्स एंड आई एम योर तन्वी मैम। जो हम पढ़ेंगे अभी टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का जो टाइटल है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ध्यान से सुनिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत हेल्प करेगा वो ऐसे समझने में, तो ईयरफोन लगा करके ध्यान से सुनिएगा। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, जिसमें से अबुल जो है वो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था। ग्रेट ग्रैंडफादर पर बाबाजी का नाम था, पाकिर उनके ग्रैंडफादर का नाम था, जैनुलब्दीन उनके फादर का नाम था और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था। इनका जन्म हुआ है, he was born on 15th of October 1931। जिस टाइम ये बॉर्न हुए थे, उस वक्त जिस एरिया में ये बॉर्न हुए थे, ऐसा कहा जाता है, जैसे अभी अगर हमसे पूछा जाए अब्दुल कलाम कहाँ बॉर्न हुए हैं, तो हम इजीली बता देते हैं कि तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे ये नहीं कहा जाता था। स्टार्टिंग में जब ये बॉर्न हुए थे तो ये कहा जाता था कि ये पंबन आइलैंड में एक पिलग्रिमेज सेंटर है रामेश्वरम, वहां बॉर्न हुए हैं। कुछ टाइम बाद कहा गया कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी में बॉर्न हुए हैं और अभी ये कहा जाता है कि ये तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनका नाम इतना लंबा क्यों है, वाई? ये एक तमिल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम फैमिलीज में जनरली नाम इतने बड़े नहीं होते, बट द रीजन इज ये साउथ साइड के हैं और साउथ साइड में जो नेम्स होते हैं उनमें आपके ग्रैंडफादर, फादर प्लस आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, कुछ लोग उसको भी अपने नाम में इंक्लूड करते हैं। दैट इज वाई इनका नाम इतना लंबा है। मूविंग फॉरवर्ड, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत वेल्दी ट्रेडर्स थे और उनके पास बहुत सारी लैंड थी। ये 1914 की बात है। 1914 के टाइम पे बहुत ज्यादा रिच थी इनकी फैमिली। इनके जो फादर है जैनुलब्दीन, वो बोट ओनर थे और साथ ही साथ लोकल मॉस्क्यू में इमाम थे। इनकी मदर का नाम था ऐशी अम्मा। ऐशी अम्मा वाज अ हाउसवाइफ, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। इनके एंसेस्टर्स ग्रोसरीज का ट्रेड करते थे। मेन लैंड से आइसलैंड यानी पंबम आइसलैंड जो था, वहां तक ग्रोसरीज को ले जाना और ले आना होता था। साथ ही साथ श्रीलंका से भी कभी कभी ग्रोसरीज आती और जाती थी, यानी इंपोर्ट होता था। मैंने बताया ना कि इनके जो फादर थे वो बोट ओनर थे और एज अ रिजल्ट, इसी के रिजल्ट के तहत इनकी फैमिली को मराकियर नाम का टाइटल मिला था, जिसको स्टार्टिंग में मराकलम इवाकियर ये पूरा नाम था, बाद में ये शॉर्ट करके मराकियर कर दिया गया। 1949 में पंबन ब्रिज बन जाता है, जिसके बाद वहां इनकी फैमिली का बिजनेस ठप हो जाता है। रीजन ये था कि लोग ट्रेन से आना जाना शुरू कर दिए थे। इनके फादर बोट ओनर थे, तो स्टार्टिंग में ये पिलग्रिम्स जो भी आते थे उनको नाव से ले जाते थे, मंदिर में दर्शन कराते थे और वापस लेके आते थे। बट ब्रिज बनने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। जब इनका बिजनेस बंद हुआ तो इनकी लैंड्स बिकने लग गई और एक टाइम ऐसा आया कि सारी लैंड बिक चुकी थी और इनके पास सिर्फ एक घर बचा था जिसमें ये लोग रहते थे। अब्दुल कलाम बहुत छोटे थे उस टाइम पे और अब्दुल कलाम के टोटल 10 भाई बहन थे। 4 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के बावजूद इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि घर में उतने पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। न्यूज़पेपर बेचने पे इनके दिमाग में ये आया कि पैसे तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, साथ में ये क्या करते थे, जब ये न्यूज़पेपर बेचने जाते थे तो ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ लिया करते थे, तो इन्हें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। When he was 8 years old, जब वो 8 साल के थे, तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था, अगर वो आपको जानना है तो नीचे शॉर्ट्स की लिंक दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के वो इंसिडेंट सुन सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स में वो इंसिडेंट बताए हैं। अब आते हैं क्लास 5th पे। ये धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती है, ऑब्वियसली बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 5th में इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। इन्होंने एक कोट दिया है और उस कोट का मतलब है, वो ये कहते हैं, अब्दुल कलाम सर ये कहते हैं कि क्लास के जो क्रिएटिव माइंड या जो तेज दिमाग के बच्चे होते हैं वो क्लास की बैक बेंच पे भी पाए जा सकते हैं।
ऐसा इन्होंने ऐसे ही नहीं बोला था, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। When he was in class 5th, तो ये फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थे। फर्स्ट बेंच पे एक ऐसे बच्चे के साथ बैठे हुए थे जो शास्त्री का बेटा था। उस टाइम पे शास्त्री बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती थी ब्राह्मण के उसमें, आज भी है, बट क्योंकि आज उतना ज्यादा चलन नहीं है, इस वजह से लोग उतना कंसीडर नहीं करते हैं। वरना अगर कोई अपने नाम के आगे शास्त्री लगा रहा है, इट मीन्स ही हैज समथिंग इन हिम और हर। ओके, वैसे जनरली ये मेल्स के नाम के आगे ही लगता था। तो जो इनके टीचर होते हैं उस वक्त, क्लास टीचर, वो गुस्सा जाते हैं और आके अब्दुल कलाम को एक थप्पड़ रखते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि तुम शास्त्री के बेटे के साथ कैसे बैठ सकते हो, तुम मुस्लिम हो, पीछे जाके बैठो। और इन्हें पीछे बैठाल देते हैं। वो बात इनको बहुत चुभ जाती है, बहुत ज्यादा चुभ जाती है, और वहीं से ये सोचते हैं कि ये कुछ करके दिखाएंगे। अगेन दूसरी बार फिर से इनके साथ एक इंसिडेंट होता है। ये स्कूल जाते हैं और अपनी क्लास में घुसने के बजाय किसी दूसरी क्लास में घुस जाते हैं। जब ये एंटर करते हैं तो वापस से टीचर इनको एक चपत लगाता है और बोलता है कि तुम अपनी क्लास ही नहीं समझ पा रहे हो, अपनी क्लास ही नहीं जान पा रहे हो, तो तुम आगे क्या करोगे। उस वक्त क्लास मैथ्स की चल रही होती है। वो बात वापस से इनको बहुत खल जाती है। ये मैथ्स में दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला करके दिखाते हैं उस टीचर को। वो टीचर भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ। उसके बाद ये शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहां से अपना हाई स्कूल पूरा करते हैं। हाई स्कूल पूरा करने के बाद ये सेंट जोसेफ कॉलेज में जाते हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएशन में था। वहां पे 1954 में ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। इनको स्टार्टिंग से फिजिक्स और मैथ्स इन दो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट जब कभी कभी ये अपने फादर की हेल्प करने के लिए बोट से पिलग्रिम्स को लेके जाते थे, तो जब पिलग्रिम्स दर्शन कर रहे होते थे ना, उस टाइम पे ये बोट पे बैठ करके अपना पढ़ते रहते थे। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको। फिर उसके बाद 1955 में ये मद्रास चले जाते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन को परस्यू करने के लिए। वहां जाने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना स्टार्ट करते हैं। वहां के जो डीन होते हैं वो इनकी प्रोग्रेस से खुश नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है ना, वैसे उधर भी उस फील्ड में भी प्रैक्टिकल होता है। तो अब्दुल कलाम सर जो थे, इन्होंने एक एरोस्पेस डिजाइन करके, एयरक्राफ्ट डिजाइन करके उसको अपने डीन को दिखाया, लेकिन डीन खुश नहीं हुए और उन्होंने ये बोला कि अगर अब तुमने वापस से ऐसा ही बनाया ये एयरक्राफ्ट, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी तुमसे। इनको ये बात बहुत लग गई, क्योंकि इनके लिए स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मैटर करती थी उस टाइम पे। इसलिए मैटर करती थी क्योंकि इनकी फैमिली पुअर थी, पैसे नहीं थे। तो इनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख के और इनको 1000 रुपए दिए थे, जिससे इनका एडमिशन हुआ था उस टाइम पे। ये अभी 1000 रुपए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, बट उस टाइम पे रखते थे। तो इस वजह से ये अपनी स्कॉलरशिप तो नहीं खोना चाहते थे। इन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा अपने डीन से, लेकिन इनके डीन उस चीज पे एग्री नहीं हुए और उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम अंडर प्रेशर कैसा काम करते हो। डीन ने इनको 3 दिन का वक्त दिया कि तुम्हारे पास 3 दिन है, ये तुम्हारी डेडलाइन है, अपना फाइनल प्रोजेक्ट ला करके मुझे 3 दिन बाद दिखाओ। इन्होंने दिन रात एक कर दिया था, 72 आवर्स लगातार काम किया था उसकी डिजाइनिंग पे, बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए। 72 आवर्स लगातार। और फाइनली 3rd डे जब ये जा करके अपना एयरक्राफ्ट जो इन्होंने डिजाइन किया था, जब उसको दिखाते हैं, इनके डीन बहुत खुश होते हैं और उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। 1960 में इन्होंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, यानी MIT से अपना ग्रेजुएशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये विक्रम साराभाई से मिलते हैं। विक्रम साराभाई अगेन बहुत बड़ा नाम है। विक्रम साराभाई से मिलते हैं। विक्रम साराभाई सर के साथ ये इनकॉर्पस में काम करते हैं, उनकी एक कमिटी थी उसमें काम करते हैं।
और जब विक्रम साराभाई सर इनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और 1963 में इनको नासा भेजा जाता है 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जब ये नासा जाते हैं, उस टाइम हैम्पटन में नासा का एक इंस्टीट्यूट था, वहां गए थे ये। जब ये जाते हैं तो नासा के जो डायरेक्टर थे वो बहुत खुश हुए इनसे और इनको एक ऑफर दिया था उन्होंने। ऑफर ये था कि आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं और हम आपको इंडिया से 5 गुना ज्यादा पैसा देंगे, साथ में अमेरिका की सिटीजनशिप भी आपको मिलेगी। अब्दुल कलाम सर ने अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उनका वर्क है, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि थोड़े टाइम के लिए उनको कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन वो इंडिया के लिए काम करना चाहते थे। वो वापस आ जाते हैं, उस ऑफर को वो खत्म कर देते हैं वहीं पे और वहां से वापस आ जाते हैं। इसके बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ था एंड दैट इंसिडेंट वाज, वो इंसिडेंट ये था कि जब इन्होंने MIT से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद इनके पास 2 इंटरव्यू के ऑफर्स आए थे। पहला ऑफर्स जो था वो डिफेंस से था, दूसरा एयरफोर्स से था। एयरफोर्स में इनको ज्यादा इंटरेस्ट था, ये एयरफोर्स के लिए आगे जाते हैं, यानी ये एयरफोर्स को चूज करते हैं। एयरफोर्स वाला जो इंटरव्यू होना था, जो एग्जाम होना था, वो देहरादून में होना था और डिफेंस वाला दिल्ली में होना था। इन्होंने एयरफोर्स चूज किया, ये देहरादून गए, वापस इनको दिल्ली आना था। देहरादून गए, वहां पे इन्होंने पेपर दिया। 25 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे जिन्होंने वो एग्जाम दिया था, एग्जाम के लिए अपेयर हुए थे, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों का सिलेक्शन होना था और इनकी रैंक 9th आई थी। फेल हो गए थे, ये 1 नंबर से रह गए थे। ये बहुत निराश हुए थे, बहुत ज्यादा निराश हुए थे और उसके बाद दिल्ली वापस आ गए। लेकिन एक पॉइंट, दिल्ली डायरेक्ट वापस नहीं आए थे, ये बीच में कहीं और भी गए थे। अगर आपको, वो बहुत छोटी सी स्टोरी है बट वो बहुत मैटर करती है, बिकॉज उससे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर वो स्टोरी आपको सुननी है, आप अगेन शॉर्ट्स में जा करके देख सकते हो। जब ये दिल्ली वापस आए, उसके बाद से चेंज आना शुरू होता है। इसरो का डायरेक्टर बना दिया जाता है इनको। कब? 1969 में। लेकिन डायरेक्टर, अब सोचने वाली बात है ना कि क्या दिल्ली आए तो ऐसे ही बैठे हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। 1965 में इन्होंने एक स्पेस प्रोजेक्ट पे इंडिविजुअली वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। 1969 में इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद इनके साथ और साइंटिस्ट जुड़ते हैं और ये उस प्रोजेक्ट का वर्क आगे बढ़ाते हैं। वो प्रोजेक्ट था PSLV-3, इंडिया का फर्स्ट मिसाइल लॉन्चर व्हीकल। ओके, तो PSLV-3 था। लेकिन डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिला इनको। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उस पर्टिकुलर PSLV-3 के लिए इनको काफी टाइम मिला था, लेकिन उस टाइम पे जो यूनियन कैबिनेट थी उसने पैसा देने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने टेलीविजन पे सबके सामने तो बोला कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, बट प्राइवेटली उन्होंने थोड़ी सी फंडिंग करी थी इनके इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, कुछ और जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं कि आखिर PSLV-3 जो एयरक्राफ्ट डिजाइन हुआ और जो भी उस पे वर्क हुआ, वो हुआ तो हुआ कहाँ पे हुआ? वो जानना है तो फिर शॉर्ट्स देखिए। अगेन मैंने कहा ना कि मैंने कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने वहां बताई हैं जो बहुत जरूरी हैं जानने के लिए। सो फाइनली इनको 10 साल लगे, 10 साल तक इन्होंने मेहनत करी, लेकिन 1979 में PSLV-3 फेल हो जाता है एंड ये बहुत हताश होते हैं, बहुत ज्यादा हताश होते हैं। इमेजिन करिए ना, आप 10 साल किसी प्रोजेक्ट पे काम करिए और वो फिर फेल हो जाए। सोचने वाली बात है ना, रूह कांप जाती है। उसके बाद इनके जो प्रोफेसर थे सतीश धवन, वो आते हैं
और इनसे बोलते हैं कि वो उस टाइम पे चेयरमैन भी थे, इसरो के चेयरमैन भी थे और साथ साथ इनके प्रोफेसर भी थे। पॉइंट गौर करिएगा, टीचर्स का कितना बड़ा रोल रहा है इनकी लाइफ में। वो आते हैं इनके पास और इनको बोलते हैं कि कलाम चलो मीडिया कवरेज के लिए। कलाम जी डर जाते हैं कि आखिर अब मैं बोलूँगा क्या, जवाब क्या दूंगा। जब वो मीडिया कवरेज के सामने जाते हैं तो उनके ऊपर ब्लेम्स आना शुरू होते हैं। उस टाइम पे सर सतीश धवन माइक अपनी तरफ ले लेते हैं और ये बोलते हैं कि इन लोगों का पहला प्रोजेक्ट था, ये 1 साल के अंदर यही प्रोजेक्ट ये वापस से सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। उस टाइम पे अब्दुल कलाम सर को थोड़ी राहत मिलती है और यही एक इंसिडेंट था जिससे उन्होंने ये सीखा कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है, अगर आपकी टीम को फेलियर मिल रहा है तो उसका ब्लेम हमेशा खुद पे लेना चाहिए, और अगर आपकी टीम को सक्सेस मिल रही है तो अपनी टीम को देना चाहिए। यही वो इंसिडेंट था जहां से अब्दुल कलाम सर ने ये सीखा कि ग्रेट लीडरशिप होती क्या है। जस्ट उसी 1 साल के अंदर PSLV 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है और उसके बाद जब मीडिया कवरेज के लिए जाते हैं तो माइक इस बार अब्दुल कलाम सर के हाथ में ही होता है। दिस वॉज द इंसिडेंट जो कि हमेशा याद रखने वाला है। देन PSLV पे भी काम चल रहा था कि PSLV करना है कुछ, PSLV का भी पोलर सैटेलाइट्स के लिए व्हीकल कहाँ से लाऊं, बिकॉज उस टाइम पे रशिया, चाइना, UK ये सब बहुत पावरफुल कंट्रीज में गिने जा रहे थे। बट आफ्टर PSLV इंडिया केम ऑन 6th नंबर। इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पे आ गया था। काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुई थी। इंदिरा गांधी इनसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं तो वो सतीश धवन सर से बोलती हैं कि उनको अब्दुल कलाम से मिलना है। अब्दुल कलाम को वो मिलने के लिए बुलाती हैं और उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा होता है वो उनको बताती हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई चाइना अपनी मिसाइल्स बना रहा है जो कि पाकिस्तान को भी दे रहा है, UK अपनी मिसाइल्स बना रहा है, लेकिन इंडिया के पास अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स वो कंसर्ट करती हैं सतीश धवन सर और अब्दुल कलाम सर के साथ। उसी टाइम पे वाजपेयी जी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आते हैं तो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कलाम सर एंड वाजपेयी सर। ये इन दोनों की पहली मीटिंग होती है। कलाम सर हाथ आगे बढ़ाते हैं हैंडशेक करने के लिए, वाजपेयी जी उनको गले लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से इन लोगों की अच्छी बॉन्डेशन बन जाती है। एंड आफ्टर दैट अब्दुल कलाम सर मिसाइल्स के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये एक के बाद एक मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। 1981 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक अगले ही साल 1982 में इनको DRDO का डायरेक्टर बना दिया जाता है। DRDO का डायरेक्टर बना दिया जाता है। DRDO में भी इन्होंने काम किया होता है, मतलब अपने स्टार्टिंग के करियर में इन्होंने DRDO में भी वर्क किया होता है एज अ साइंटिस्ट इन्होंने वहां पे भी वर्क किया होता है। DRDO का डायरेक्टर बनने के बाद काफी सारी मिसाइल्स पे वर्क करते हैं ये, त्रिशूल, नाग, बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं, लेकिन अग्नि मिसाइल एक ऐसी मिसाइल थी जो बार बार फेल हो रही थी। कई बार फेल हुई और अब लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया था। अमूल ने तो अपने एडवर्टीजमेंट में डाल दिया था, आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा साइड में, ये देखिए, इतना बुरी तरीके से उनका मजाक बना। लेकिन उसी साल अग्नि भी सक्सेसफुल हो जाती है। अब 1992 से 1998 तक का टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। रीजन ये है कि 1992 से 1998 तक वो एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहे थे चिदम्बरम सर के साथ, राजगोपाल चिदम्बरम सर के साथ वर्क कर रहे थे। कहाँ? पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट में, जिसकी टेस्टिंग का प्रोसेस अभी बचा हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने 3 टैक्टिक्स बताई थी जो सबसे ज्यादा कारगर हुई। अमेरिका चढ़ा हुआ था इंडिया के ऊपर और वो धमकी दे रहा था। न्यूक्लियर वेपन्स में इंडिया का कहीं भी नाम नहीं था उस टाइम तक। इन्होंने 3 टैक्टिक्स बताई थी। फर्स्ट वन,
जितने भी साइंटिस्ट उस टाइम पे वर्क कर रहे थे सबको परमिशन लेने के बाद इन्होंने आर्मी की ड्रेस में कर दिया। दूसरा मेन पॉइंट, यहाँ पे इंडिया में ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी उस पर वर्क कब शुरू होता था, जब एक सैटेलाइट जाती थी और दूसरी सैटेलाइट आती थी, उसके बीच का जो टाइम था उस टाइम पे हमारे साइंटिस्ट वर्क करते थे। तीसरा, वर्क करने के बाद पूरी जमीन प्लेन कर दी जाती थी और जितने भी साइंटिस्ट जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो वहाँ पे नॉर्मली टहलते रहते थे, जिससे अमेरिका को ये पता ही नहीं चल पाया कि इंडिया में हो क्या रहा है। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल होता है और उसी के बाद इनको टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट का टाइटल मिलता है। किसको? अब्दुल कलाम सर को। उस टाइम पे एक और इंसिडेंट हुआ था जो कि मुझे मेरे घर वाले मतलब दादी लोगों ने बताया है। उस टाइम पे प्याज बहुत महंगे हो गए थे, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। उसका रीज़न भी यही था, जितने प्याज थे मैक्सिमम ऑफ द ओनियंस वो वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट के जगह पे चले गए थे। इसलिए क्योंकि प्याज जो है वो रेडिएशन को रोकता है। न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है रेडिएशन से, इसी वजह से वहाँ पे प्याज का यूज़ हुआ था और यही वजह था कि उस टाइम पे प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो। यहाँ पे भी डॉक्टर कलाम सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने कभी भी ये अपॉर्चुनिटी और पैसे की तरफ नहीं गए। इनको हमेशा से ये था कि मैं इंडिया के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ अपनी नॉलेज से। 1998 में एक और चीज होती है, एक कार्डियोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे सोमा राजू, जिनके साथ मिल करके कलाम सर ने कोरोनरी स्टंट डेवलप किया था, इन्वेंट किया था और उस स्टंट का नाम पड़ा कलाम राजू स्टंट। आप एक चीज देख रहे हो, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं थी जहां ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे और इन्होंने दिया ना हो। यहाँ तक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी इन्होंने वर्क किया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी। मूविंग फॉरवर्ड, प्रेसिडेंसी, एज वी ऑल नो ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इनको प्रेसिडेंसी ऐसे ही नहीं मिली। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी का इनके पास कॉल आता है और अटल बिहारी वाजपेयी जब देखते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो इनको एक ऑफर देते हैं। वो बोलते हैं हम आपको अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और एज अ यूनियन मिनिस्टर आपको अपॉइंट करना चाहते हैं। इन्होंने उस टाइम पे वाजपेयी जी से 1 दिन का वक्त मांगा था। 1 दिन बाद ये वापस से कॉल करते हैं और उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपनी यूथ, जो इस टाइम की यूथ है, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं ताकि वो आगे चल के इंडिया के लिए कुछ अच्छा करे। ये टीचिंग में चले जाते हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। एक दिन ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं और ऑफिस में इनका कॉल बज रहा होता है, मतलब फोन बज रहा होता है। उस टाइम पे लैंडलाइंस चलते थे ना, तो लैंडलाइन बज रहा होता है। फिर वहाँ का जो प्यून होता है वो जा करके इनको बताता है कि सर काफ़ी देर से आपका फ़ोन बज रहा है। ये वापस से जाते हैं अपने ऑफिस, कॉल उठाते हैं और फ़ोन जो है वो वाजपेयी जी का ही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी सर ये बोलते हैं कॉल पे कि पहली बार तो मना कर दिया था, लेकिन इस बार जो ऑफ़र दे रहा हूँ प्लीज़ उसे मना मत करना। ये उनसे पूछते हैं कि क्या ऑफ़र है। ये वो वक्त था जब इनको प्रेसिडेंट का इलेक्शंस में खड़े होने के लिए ऑफर मिलता है। ये वापस से 1 घंटे का वक्त मांगते हैं। इस बार 1 घंटे का वक्त मांगते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद 25 जुलाई 2002 से इनका ऑफिशियल पीरियड शुरू होता है एज अ प्रेसिडेंट। लोग बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। ये प्रेसिडेंट हाउस में सिर्फ 2 ब्रीफकेस के साथ गए थे, 2 ब्रीफकेस के साथ। और जब 25 जुलाई 2007 में इनका ऑफिस पीरियड खत्म होता है तो बाहर भी 2 ही ब्रीफकेस के साथ आए थे। जब ये प्रेसिडेंट हाउस में रह रहे होते हैं उस टाइम पे ये मुगल गार्डन में टहल रहे होते हैं, मतलब वहाँ का जो गार्डन है उसमें टहल रहे होते हैं, तो इनको एक मोर दिखता है। उस मोर का मुंह ना खुल रहा होता है ना बंद हो रहा होता है, मतलब उसको दिक्कत हो रही होती है। ये
एट दैट टाइम, उसी वक्त वेटनरी को बुलाते हैं, वेटनरी डॉक्टर को, वो आता है और वो प्रॉपर चेक करता है। मोर के गले में ट्यूमर निकलता है, अब्दुल कलाम सर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अब्दुल कलाम सर से ये बोला गया कि आप अपने जो प्रेसिडेंट हाउस है उसमें ग्लास लगवा दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। वो सीधे सीधे मना कर देते हैं। उनका ये मानना था कि पक्षी जो है वो हमारे सूचक होते हैं, अगर उन्हें दिक्कत हुई, नॉट ओनली पक्षी, कोई भी एनिमल हो, अब्दुल कलाम सर का ये मानना था कि वो हमारे सूचक होते हैं, अगर उन्हें दिक्कत हुई तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम पीरियड बाद हम भी सफर करेंगे। इस वजह से वो मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, चिड़िया आके बैठेंगी, उनको बैठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक और इंसिडेंट जो उनके कैरेक्टर को शो करता है वो ये कि प्रेसिडेंट हाउस में वो अपनी फैमिली को लेके नहीं गए थे, वो अकेले ही गए थे। तो एक बार 8 दिन के लिए वो अपनी पूरी फैमिली को बुलाते हैं और उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। इमेजिन 10 भाई बहन थे वो, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। वो बुलाते हैं, घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। और जब 8 दिन बाद उनकी फैमिली जाती है वहां से, तो वो पूरा बिल बनाते हैं अपने अकाउंटेंट के साथ बैठ के। बिल 3 लाख समथिंग का आता है। वो 3 लाख समथिंग वो अपनी खुद की इनकम से कट करवाते हैं और वो ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस सिर्फ प्रेसिडेंट का है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस शोज हिज कैरेक्टर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज नेशन, टुवर्ड्स आवर नेशन। ये उनकी लॉयल्टी को शो करता है। 2007 में जब उनका ऑफिस पीरियड खत्म होता है, उसके बाद भी वो बैठे नहीं थे कि अब रिटायर हो गए तो अब हम बैठ गए ना। 2007 के बाद वो अगेन टीचिंग लाइन में लग जाते हैं एंड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर जाते हैं, जिसमें से IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग, जो शिलोंग में है, वहाँ पे ये एज अ प्रोफेसर जाते हैं लेक्चर देने के लिए। अन्ना यूनिवर्सिटी में ये एज अ एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर अपॉइंट किए जाते हैं, वहाँ पे भी ये विजिट करते रहते हैं। 2 जगह पे अपने खुद के इंस्टीट्यूट इन्होंने खुलवाए, इंदौर में खुलवाया था और एक और जगह पे खुलवाया था। 2 जगह पे इन्होंने खुद से अपने इंस्टीट्यूट खुलवाए। इन्होंने अपनी टीचिंग कभी भी नहीं छोड़ी। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में अपना लेक्चर देते वक्त इनको कार्डियक अटैक आता है और ये वहाँ पे गिर जाते हैं। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और तब पता लगता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। 6:35 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इतने टाइम पे इनकी डेथ हुई थी। ये थी इनकी बायोग्राफी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर थोड़ी सी स्टोरीज और जाननी है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, तो लिंक में, मैं अगेन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है शॉर्ट्स की, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं।